गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर तक कंप्लीट किया है। ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में हमने कल देखा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स अधिकारों का हम अंतरण करें। अधिकार अंतरण करना मतलब हम अपने कार्यभार को बंटवारा करें। हमारा जितना भी वर्क है उसे हम इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक अकेले किसी भी व्यक्ति पर भार न आए और जो टॉप लेवल के अधिकारी या मैनेजर्स होते हैं वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम रहें। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखी थी। इसमें इसके हमने प्रोसेस और एलिमेंट्स देखे थे। इसमें 3 एलिमेंट्स मेन देखे थे, जो असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज, ग्रांट ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद हमने डिफरेंस देखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसको देखने के बाद हमने इसका इम्पोर्टेंस देखा था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके जो पॉइंट्स देखे थे, रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स, क्विक डिसीजन, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंक्रीजिंग मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, स्केलर चेन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। इन 6 पॉइंट्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें से आपको मैंने कहा था 6 पॉइंट पूरे कंप्लीट अच्छे से लर्न करना है और लर्निंग की वीडियो मुझे सेंड करना है। तो आपने अभी तक की नहीं है, लेकिन आप इसे लर्न करें और मुझे इसकी वीडियो सेंड करें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स विकेंद्रीकरण। Meaning and definition of decentralization. Decentralization means wide distribution of authority throughout the organization so that managers at various levels have adequate authority to make their job related decisions. An organization is said to be centralized of authority is more concentrated with top management, whereas is decentralized if authority is widely delegated to operating managers. Decentralization of authority means systematic dispersal of authority in all departments and at all levels of management. विकेंद्रीकरण का आशय ये होगा कि यह एक अधिकारांतरण जो होता है उसकी विकसित रूप में देखा जाता है। जब अधिकारांतरण किया जाता है तो उसको और अधिक जब डेवलपमेंट हो जाता है तो वह डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। इसमें जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण किया जाता है। जब निर्णय लेने के लिए अधिकार नियमित रूप से उच्च प्रबंधक या टॉप लेवल के मैनेजर्स द्वारा निम्न स्तर के प्रबंधकों को सौंपे जाते हैं तब इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो सेंट्रल स्तर के या सेंट्रल लेवल के जो अधिकार होते हैं, मतलब मेन अधिकार जो होते हैं, उन्हें छोड़ करके और शेष अधिकार अपने अधीनस्थों या अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिए जाते हैं। मतलब जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वे डिसीजन लेने का कार्य सिर्फ या मेन ऐसे कार्य जो उन्हें ही करना चाहिए उनको छोड़ करके और बाकी के अधिकार वे अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं, तो वो विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का अगला या नेक्स्ट कदम या स्टेप होगा। जब डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए अधिकारों का अंतरण किया जाता है तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से बहुत ही अच्छे संबंधों को विकास करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार डिसेंट्रलाइजेशन अधिकार अंतरण के बाद ही किया जाता है, यह कंफर्म है। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की हम डेफिनेशंस देखते हैं जो विभिन्न प्रबंधन शास्त्रियों ने दी हुई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लुईस। Decentralization is the systematic effort to delegate to the
lowest levels of authority except that which can be exercised at central points. सेकेंड, कुंडस एंड ओडोनेल के शब्दों में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए functional phase of delegation to the extent that authority is not delegated, it is centralized. हेनरी फेयोल के शब्दों में everything that goes to increase the importance of the subordinates role in decentralization. Keith Davis, decentralization is wide distribution of authority and responsibility. ये चारों डेफिनेशन में प्रबंध शास्त्री यही कहना चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण वह होता है जिसमें जो सेंट्रल पॉइंट के जो अधिकार होते हैं वे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं या अधिकारी होते हैं वे अपने पास रखते हैं और बाकी के अपने अधिकारों को कार्य करने के लिए वे अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं. इन चारों ही डेफिनेशंस में से आपको दो डेफिनेशन बहुत अच्छी करनी है जो कि हेनरी फेयोल और कीथ डेविस की है. ये दोनों ही डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न करेंगे. इन दोनों ही डेफिनेशन में यह बताया गया है, हेनरी फेयोल का कहना है कि प्रत्येक वह कदम जो कि हमारे अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण की श्रेणी में होगा और प्रत्येक वह कदम जो इसको कम करता है वो केंद्रीकरण कहलाता है. मतलब केंद्रीकरण से तात्पर्य यह है कि वे अपने जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है वे सारे अधिकारों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, वे अपने अधिकारों को नहीं देते और विकेंद्रीकरण में उसे ही उन अधिकारों को ही वे विस्तृत कर देते हैं या फैला देते हैं. कीथ डेविस के शब्दों में भी जो संगठन की छोटी से छोटी भी इकाई होती है जहां तक व्यवहारिकता हो या अधिकार एवं दायित्व का वितरण हो तो वह केंद्रीकरण कहलाएगा. छोटी से छोटी मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वहां भी जहां तक हो सके अपने सबऑर्डिनेट्स को अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, वह डिसेंट्रलाइजेशन होगा. इस प्रकार सभी डेफिनेशंस को देख करके हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में अधिकार एवं शक्तियां जो अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर दी जाती है और अधिकार कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहकर जो कई व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, जिससे कि उनके अधीनस्थों को कार्य करने में आसानी रहे, सुचारू रूप से कार्य चलता रहे. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की विशेषताएं. फर्स्ट, इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. सेकेंड, इट इंड्यूस्ड मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट्स. Decisions are taken by subordinates. Fourth, through decentralization, internal and external economies can be gained. Fifth, it entails effective control and supervision. ये पांचों पॉइंट जो हैं इसमें यह बताया गया है कि अधिकारांतरण का एक विस्तृत रूप डिसेंट्रलाइजेशन है. इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायिता मतलब जवाबदारी का भी अंतरण हो जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा उच्च स्तर से किया जाता है और इसमें जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा भी निर्णय लिए जा सकते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन से जो उनके सबऑर्डिनेट्स से उनके प्रभाव एवं महत्व दोनों में ही वृद्धि होती है, वे कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं. तो इस तरह से ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें भी आप याद करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का लाभ या महत्व. डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण अधिकारांतरण का विकसित रूप है, अतः इस विकसित रूप में निश्चित रूप से कई फायदे हैं या कई लाभ होते हैं जो कि उपक्रम को लाभान्वित करते हैं. जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो एक इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ही एक तत्व होगा. हम यह नहीं कह सकते कि विकेंद्रीकरण किया जाए अथवा नहीं, बल्कि प्रश्न तो यह आता है कि विकेंद्रीकरण जब किया जाए
डिसेंट्रलाइजेशन में हम हमारे कितने अधिकारों या उत्तरदायित्व को डिस्ट्रीब्यूट करें, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। तो यह व्यक्ति के जो खुद का विवेक होता है, खुद के इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस लिमिट तक अधिकारों को अपने पास रखना चाहता है। तो उपक्रम के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लेसन द बर्डन ऑफ टॉप लेवल। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड of top level executives. They can devote greater time and attention to important policy matter by decentralizing authority for routine work. जब कार्य बहुत अधिक होता है तो उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यभार में कमी की आवश्यकता होती है। उनके कार्यभार में कमी करने के लिए ही विकेंद्रीकरण के द्वारा टॉप लेवल के मैनेजर्स को अपने सामान्य कार्यों को अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंपना चाहिए और उसका ध्यान पूर्वक इन महत्वपूर्ण कार्यों पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि वह अनावश्यक कार्यभार में कमी आ सकती है और उनका समय भी बचता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर डिसीजंस. Under it, authority to make decisions is placed in the hand of those who are responsible for executive and decision. As a result, more accurate and quick decision can be taken. जो शीघ्र निर्णय लेना होता है उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन से अपने अधिकारों का स्थायी एवं नियमित अंतरण हो जाता है। इससे उनके सबऑर्डिनेट्स को क्विक डिसीजन लेने में या बेटर डिसीजन लेने में स्वतंत्रता रहती है। तो वे टाइमली जो भी समय के अनुसार उन्हें डिसीजन लेना है वह अपने उच्च प्रबंधकों या टॉप लेवल के अपने अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता को न करते हुए वे अपने खुद के डिसीजन को ही पास कर देते हैं या उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो जो बेटर डिसीजन होता है वे ले सकते हैं, इसका अधिकार उन्हें सबऑर्डिनेट्स को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. Decentralization facilitates the growth and diversification of the enterprise. Each product division is given sufficient autonomy for innovations and creativity. A sense of competition can be created among different departments. जितने भी हम हमारे यहाँ विकास करना चाहते हैं, हमारे ग्रोथ करना चाहते हैं, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत हम अपने सबऑर्डिनेट्स को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी जागती है। इस प्रकार वे संस्था को अच्छा परिणाम देना चाहते हैं और इससे संपूर्ण व्यवसाय का विकास होता है। वे अपने समय को और अपनी श्रम को जो नए क्रिएटिव वर्क होते हैं या इनोवेशन होते हैं उसमें लगाना चाहते हैं और उसके लिए उनके पास समय भी होता है कि वे जो टॉप लेवल के अधिकारी है वे सोच समझ करके नए डिसीजंस लेने के लिए वो प्रेरित हो। टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा डिपार्टमेंट्स के बीच में कंपटीशन भी करवाई जा सकती है ताकि कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी ज़्यादा अच्छे से अपने अधिकारों का यूज करके और अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं, इसका भी निर्णय किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन द स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वाइडर एंड देयर आर fewer levels of organization. Therefore, communication system become more effective, intimacy between superiors and subordinates is developed. जिस तरह से अच्छे से कम्युनिकेशन करके अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है, उनमें ऐसी एबिलिटी का विकास किया जाता है तो उनमें अपने आप उत्तरदायित्व का बोध होता है, जिससे कि अधीनस्थ जो उनके सबऑर्डिनेट्स है वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं और क्योंकि उन्हें जवाबदेही भी करनी है इसलिए
वे पहले से ही अपने जो पहल क्षमता का डेवलपमेंट होता है वे पहले से ही कर लेते हैं। मतलब वे डिसीजन लेना और उसके लिए जो उनके पास रीजंस होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है वे सोच करके रखते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से उन पर कंट्रोल बनाए रखने के कर्मचारियों से अच्छे से इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे उपक्रम को अपना उपक्रम मानेंगे और उनके बीच की जो कम्युनिकेशन गैप होती है वो नहीं रहेगी। इसलिए वो अपनी इंटीमेसी रख करके, मतलब अपना अपनत्व की भावना रख करके और उनसे बातचीत करके और बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। Next point is democratic management. It distributes decision making authority at all levels and in all departments. Therefore, it creates democracy in the management of an organization. People at all levels are involved in decision making. सभी लोगों को डिसीजन में लेने के लिए प्रेरित करने के उच्च अधिकारियों के द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें सभी स्वतंत्रता से भाग लेते हैं और जो भी उनकी समस्याएं होती है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी, उसे वे निश्चित अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने अधिकारियों को बताते हैं और उनकी समस्याओं का फिर निराकरण भी उच्च अधिकारी करते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक तरीके से मैनेजमेंट की स्थापना भी हो सकती है। Next point is efficient supervision and control. Next point, efficient supervision and control. Managers at lower level have adequate authority to make changes in work assignment, to change production schedules, to recommended supervision and to take disciplinary action. Thus, more effective supervision can be exercised. Control can be made effective by evaluating the performance of each decentralized unit in the light of clear and predetermined standard. जो पहले से हमने निर्धारित किए गए हैं, जो मानक या स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उन्हें हमने कहाँ तक प्राप्त किया, जो हमने अधिकारों का बंटवारा किया था उसका कहाँ तक उन्होंने यूज किया है, उसका पालन किया है। जो हमने कार्यों के लिए उनको अधिकार दिए थे, तो कार्यों का जो बंटवारा किया था उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अधिकार प्राप्त हुए थे। तो कार्य कई स्तरों पर निष्पादित हुए हैं और उसमें उनकी उत्तरदायिता भी आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। अर्थात वे किस अधिकारी के प्रति अपनी जवाबदारी या अपने डिसीजंस को बताना चाहते हैं, ये भी उन्हें क्लियर होना चाहिए। तो इफेक्टिव सुपरविजन करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को इस तरह से वितरित करें कि उन पर कंट्रोल भी बनाए रखा जा सके और वे अपने कार्यों को पूर्ण भी कर सके। सुपरविजन करते हुए यह भी देखना जरूरी होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स में किन लोगों ने, अर्थात किन कर्मचारियों ने बहुत अच्छे से कार्य किया है, उन्हें अप्रिसिएशन भी करना, और यदि किसी ने उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है, उन्होंने अपने अधिकारों का गलत उपयोग यदि किया है, तो अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही करनी हो उसका भी पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से पनिशमेंट भी देना चाहिए यदि उन्होंने अपने अधिकारों का किसी भी तरह से गलत उपयोग किया हो। तो इसलिए इफेक्टिव सुपरविजन और कंट्रोल करना आसान हो जाता है जब हम अपने अधिकारों को दूसरों को देते हैं, ताकि हम पता लगा सकते हैं कि उन्होंने हमारे अधिकारों का कहाँ तक उचित उपयोग किया है और उसका बिजनेस में उन्होंने क्या लाभ लिया है या उससे बिजनेस को क्या लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन से जो होने वाले लाभ है वे यहाँ पे बताए गए थे। इन जो 6 पॉइंट्स में से जो बेस्ट पॉइंट है वो है 5 पॉइंट। अब आप देखिए कि ये 5 पॉइंट आपको कौन से लर्न करना है। तो विकेंद्रीकरण का महत्व या लाभ के रूप में आपको इसके 5 पॉइंट बहुत अच्छे से करने हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट
पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकारांतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। फर्स्ट नंबर बेसिक ऑफ डिफरेंस है नेचर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, delegation is the process of work division or devolution of authority, and decentralization, it is the end result which is achieved when authority is delegated at different levels. नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। जब हम अधिकारांतरण करते हैं तो उसमें कार्य विभाजन के दौरान होने वाली जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है। अर्थात अधिकारांतरण में हम कार्य को डिस्ट्रीब्यूशन करने के फलस्वरूप जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस अधिकारांतरण होगी। जो डिसेंट्रलाइजेशन है यह टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा बनाई गई एक पॉलिसी के परिणाम का रूप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप। स्कोप मतलब क्षेत्र। इट इज कन्फाइंड टू अ मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट इन ए वर्क यूनिट। And decentralization, it is an extensist of delegation of the lowest level, so it has wider scope. जो स्कोप है मतलब क्षेत्र है जो अधिकारांतरण के क्षेत्र को मैनेजर्स और उनके सबऑर्डिनेट्स दोनों किसी भी एक यूनिट में अपने स्वयं के आधार पर तय करते हैं कि वे अपने कितने अधिकारों का अंतरण कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो लो लेवल पे जितने भी अधिकारी होते, जितने कर्मचारी होंगे वे उन सभी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना मैनेजर का कार्य होगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का वाइडर स्कोप होता है और अधिकारांतरण या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कंपैरेटिवली इसके कम क्षेत्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस। डेलीगेशन इज अ मीन्स ऑफ गेटिंग things done through others. It is almost an essential technique because a manager cannot do everything himself. And decentralization is a philosophy of management. The top management may or may not adopt it. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक मैनेजर के द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य को सौंपना आवश्यक होता है, क्योंकि एक मैनेजर के द्वारा इतना पूरा कार्य नहीं किया जाता। जो कि इसेंशियल टेक्निक्स होती है उनके अकॉर्डिंग ही वर्क कंप्लीट किया जा सकता है, इसलिए उसे अधिकारों को बांटना आवश्यक होता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक फिलॉसफी है मैनेजमेंट की, जिसे कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट चाहें तो अपने अधिकारों को डेलीगेट करें और वे यदि नहीं चाहते हैं तो वे इसे नहीं भी अपनाते हैं, अर्थात वे अपने अधिकारों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, वे उसका बंटवारा नहीं करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट फ्रीडम ऑफ एक्शन। इट रिक्वायर्स रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन सबऑर्डिनेट्स। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल मैनेजर्स एंजॉय ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। जो स्वतंत्र कार्य करने की जो स्वतंत्रता और अधिकारों को उपयोग करने की स्वतंत्रता देने के बाद रेगुलरली अर्थात नियमित रूप से सुपरविजन और कंट्रोल अपने सबऑर्डिनेट्स पर करना आवश्यक हो जाता है अधिकारांतरण के द्वारा। और डिसेंट्रलाइजेशन में लो लेवल के मैनेजर्स अपनी फ्रीडम को चाहे तो वे इसका लाभ ले सकते हैं, वे अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब वे डिसीजन को इस प्रकार लें कि उनके डिसीजन से उच्च अधिकारी या उनके जो अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, वे खुश हो सकें। तो इसलिए लोअर लेवल मैनेजर्स जो अपनी फ्रीडम होती है उसका वे सही यूज कर सकते हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन उनके लिए कंपल्शन न होकर के उनके लिए एंजॉय करने का एक मैटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्शन। देयर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल। कंपल्शन होता है और इन डिसेंट्रलाइजेशन इट मे और मे नॉट बी, अर्थात यह डिसेंट्रलाइजेशन कोई भी संस्था अपने यहाँ अधिकारियों को के बंटवारों को प्रेरित करती है या नहीं करती है, यह उन पर डिपेंड करता है।
प्रोसेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया के रूप में होती है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यह नीतियों के परिणाम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंसी। फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन is not essential, and for decentralization delegation of authority is needed. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पहले हो जाती है, अर्थात अधिकारों का अंतरण पहले किया जाता है, इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन एसेंशियल नहीं है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Full responsibility and accountability is not transferred in delegation of authority, and here means decentralization, full responsibility and accountability is transferred. अधिकार अंतरण में पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी उत्तरदायिता को या अपने अधिकारों को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्व का और उत्तरदायिता को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो डिफरेंस के हमने 8 पॉइंट देखे हैं, इन 8 पॉइंट्स में से एनी 6 पॉइंट, कोई भी 6 बिंदु आप लीजिए और उन 6 बिंदुओं को, 6 पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। लर्निंग की वीडियो भी प्रिपेयर करें। जब भी आप लर्निंग करें, लर्निंग करते समय आप अपने मोबाइल की वीडियो ऑन कर लें। जिस तरह से आप बोल बोल करके और अपनी बुक को सामने रख के लर्न करते हैं, वैसी ही वीडियो बना करके और आप सेंड कीजिए। ये जो सेंड की गई वीडियो होगी, इसमें जो सबसे बेस्ट वीडियो होगी उसे ग्रेडिंग मिलेगा, इसलिए आप सभी को कंपलसरी वीडियो प्रिपेयर करनी है जो भी आप लर्निंग करते हैं। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर बट एनी चैप्टर, कोई से भी चैप्टर में से आप कुछ भी लर्निंग करते हैं तो उसकी वीडियोस आप जरूर बनाइए और उस वीडियो को अपने ग्रुप पर सेंड कीजिए, तो ताकि इसकी मार्किंग भी हम दे सकें। तो इस तरह से यहाँ हमारा ये चैप्टर क्लोज हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको किसी भी पॉइंट में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, पर्सनली कॉल करके और उसको पूछिए, या फिर जूम मीट पर भी आप अपनी डिस्कशन पॉइंट्स को लेकर के कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी चार्ट बताए गए हैं वे चार्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उस चार्ट को बना करके और आप उसकी वीडियोस भी भेज सकते हैं। ये आपके जो स्टडी करने का तरीका है वो आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आप चार्ट को लर्न कीजिए, पॉइंट्स को लर्न कीजिए, डिफरेंसेस को लर्न कीजिए, इनकी डेफिनेशंस को लर्न कीजिए। सारे पॉइंट्स को जब आप लर्न करते हैं तो वीडियो जरूर बनाइए। आपको बार बार ये बात बताई जाती है, जब आप लर्निंग करेंगे तो ये आपके लिए ही फायदेमंद है। लर्निंग की वीडियो भेजेंगे, उसमें आपको ग्रेडिंग मिलेगी जो कि इंटरनल मार्किंग के रूप में आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार आप लर्निंग करते रहिए और अपनी वीडियोस को बना करके और सेंड कीजिए।